नमस्कार। बोलती कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए आज सुनाते हैं R.K. नारायण की लिखी कहानी कुल्हाड़ी। वैसे तो ये कहानी इंग्लिश में है, पर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। कहानी बहुत ही मार्मिक है, कृपया ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। गांव में कभी एक ज्योतिषी आया था और भविष्यवाणी कर गया था कि बेलन एक 3 मंजिले मकान में रहेगा, जिसके चारों ओर बड़ा बाग भी होगा। यह सुनकर कोयल गांव वाले बेलन का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वही गांव का सबसे बेचारा और गरीब आदमी था। उसके पिता के पास जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी, वो उसने गिरवी रख दी थी, और अब उसका पूरा परिवार दूसरों की जमीनों पर बहुत थोड़े पैसे पर काम करने लगा था। बेलन को जरूर 3 मंजिला घर मिलेगा। वाह, उसका मजाक उड़ाने वाले कहते। लेकिन 30-40 दिन बाद यह ज्योतिषी उन्हें मिलता तो वे उसे बिल्कुल सच भविष्यवाणी करने के लिए ज़रूर शाबाशी देते। मालगुड़ी कस्बे के एक सिरे पर बने महलनुमा कुमार बाग का वह अकेला निवासी हो गया था। बेलन जब 18 वर्ष का हुआ, उसने घर छोड़ दिया। उसके बाप ने दोपहर का खाना देर से लाने के लिए एक दिन उसे चाटा मारा। तब बहुत से लोग आसपास खड़े थे। बेलन ने खाने की टोकरी जमीन पर रखी, एक क्षण घूर कर बाप की ओर देखा और लौट पड़ा। घर ना जाकर वह सड़क पर ही चलता रहा। तब तक चलता रहा जब तक शहर ना पहुंच गया। 2 दिन वह भूखा प्यासा रहा, भीख मांगकर खाता रहा, और मालगुड़ी पहुंचकर बहुत ठोकरें खाने के बाद एक बूढ़े के साथ बाग लगाने में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रहने लगा। बाग अभी बूढ़े के दिमाग में ही था, जमीन पर नहीं उतरा था। जमीन जरूर, काम यही था कि एक एक करके इन पेड़ पौधों को साफ करे। कड़ी धूप में हर रोज वह हाथ से इनको साफ करता रहता था। धीरे धीरे जंगल साफ हो गया और फुटबॉल के समतल मैदान में बदल गया। उसकी 3 दिशाओं में बाग की सरहद बनाई गई और एक तरफ घर बनाने की योजना बनी। जिस समय आम के पेड़ों में बौर आने शुरू हुए, घर बनाने का काम भी शुरू हो गया। फिर जिस समय नीम के पेड़ों में कुछ दूर तक किल्ले फूटने लगे, तब मकान की दीवारें भी उठने लगीं। सामने पार्क में तरह तरह के फूल बो दिए गए, जो एक दिन खिलकर चारों ओर लहलहाने लगे। अब बेलन को दीवार बनाने वालों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ गई, क्योंकि मालिक बूढ़ा अचानक बीमार हो गया और वह प्रमुख माली बन गया था। बेलन को अपने पद और दायित्व पर गर्व होने लगा। वह मकान बनाने वालों को काम करते ध्यान से देखता और पौधों को पानी पिलाता हुआ उनसे फुसफुसा कर कहता, बच्चों, अब तेज़ी से बढ़ना शुरू करो। मकान रोज़ बनता जा रहा है। वह अगर हमसे पहले तैयार हो गया तो हम पर लोग हंसेंगे। वह पेड़ों में खाद डालता, जड़ों को हवा देता, डालियों को कतरता और उन्हें रोज़ 2 बार पानी से तर करता। लगता कि वो प्रकृति से खेल रहा है और प्रकृति भी उसके इशारे पर चल रही है। मालिक तथा उसका परिवार जब यहाँ रहने आया तो उसने एक शानदार बाग उसको सुपुर्द कर दिया। घर के ऊपर एक गुंबद भी आसमान में खड़ा था। छज्जे नक्काशीदार लकड़ी से सजे थे। चिकने गोल खंभे, बड़े बरामदे, संगमरमर के चौकोर धारियों में लगे फर्श, बड़े बड़े एक के पीछे दूसरे फैले हॉल, सब मिलाकर भवन इतना शानदार होकर निखर आया था कि बेलन स्वयं से प्रश्न करता, क्या कोई जीवित प्राणी इसमें रह सकता है? मैं सोचता था कि ऐसे भवन स्वर्ग में ही होते होंगे। जब उसने रसोई और भोजनशाला देखी तो बोला, यहाँ तो पूरा गांव भोजन कर सकता है। ठेकेदार के सहायक ने उसे बताया, हमने तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े भवन बनाए हैं, जो 2 लाख में बने होंगे। यह मकान तो कुछ भी नहीं है। इसमें तुम्हारे मालिक का ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लगा होगा। औसत मकान से यह कुछ ही बड़ा है। अपनी कोठरी में लौटकर बेलन इस मकान के विस्तार, शोभा और खर्च के बारे में देर तक सोचता रहा। उसका सिर चकराने लगा। फिर वह नीम के उग रहे पौधे के पास गया और उसे पकड़कर कहने लगा, तेजी से बढ़ो छोटे मियाँ, कम से कम मेरी ऊंचाई तक तो पहुँचो। मैं तुम्हें अपनी अंगुलियों से पकड़कर हिला सकता हूँ। उठो, बढ़ो और मोटे हो जाओ। तना इतना चौड़ा करो कि 2 जोड़ी हाथ उसे न फेर सकें। ऊपर उठो, फैलो,
इस महल के साथ खड़े होने योग्य विशाल बनो, नहीं तो मैं तुम्हारी जड़ उखाड़ कर फेंक दूंगा। नीम का पेड़ जब इस कल्पना के आसपास पहुंचने लगा तो भवन को एक विशेष गरिमा प्राप्त होने लगी। साल दर साल की गर्मी और मानसून ने उसके दरवाजों और खिड़कियों को रंग रोगन जो पहले चमकता रहता था फीका कर दिया था। लकड़ी की कारीगरी टूटने लगी थी और दीवालों पर असली रंग उड़कर उनकी जगह तरह तरह के धब्बे और चित्तियां उभरने लगी थी। भवन की शोभा कम हो गई थी और अब यह ज़्यादा मानवीय लगने लगा था। नीम की डालियों में सैकड़ों तोते, मैना और अनेक नामहीन पंछी रहने लगे थे। उसकी छाया के नीचे मालिक के पड़ पोते और अभी भी युवा पोते खेलते और लड़ते झगड़ते थे। मालिक छड़ी हाथ में लिए घूमता रहता। मालकिन जो गृह प्रवेश के दिन बड़ी शान वान से मोटी तंदुरुस्त इधर उधर घूमती फिरती थी, अब सूख कर बुढ़िया हो गई हैं, बाल सफ़ेद पड़ गए हैं और बरामदे में कुर्सी पर बैठी उदास आंखों से पेड़ों को देखती रहती हैं। खुद बेलन भी बहुत कुछ बदल गया है। अब उसे बाग की देखभाल में अपने सहायकों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके माँ बाप, बीबी और 14 में से 8 बच्चे मर चुके हैं। उसने अपनी घरेलू जायदाद वापस ले ली थी, जिसे अब उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। वह पोंगल, नववर्ष और दिवाली के दिनों में गांव जाता था और अपने साथ हमेशा एक नाती पोता ले आता था, जो सब उसे बहुत प्यारे लगते थे। बेलन अब पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न था। जीवन से उसकी और कोई मांग नहीं थी। उसके मालिक का परिवार भी शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि जीवन की ये खुशियाँ किसी दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी मौत ने दस्तक दी। वह कोने में आकर खड़ी हो गई। नौकरों की कोठरियों से माली को अपनी झोपड़ी में खबर मिली कि मालिक बहुत बीमार हैं और उन्हें ऊपर के कमरे से, जिसे बड़े शानदार ढंग से सजाया गया था, नीचे के कमरे में ले आया गया है। डॉक्टर और परिचित लगातार आ जा रहे हैं और बेलन को अब फूल तोड़ने वालों से ज़्यादा सावधान रहना पड़ता था। एक रात उसे जगाकर बताया गया कि मालिक चल बसे। उसे एकदम ख्याल आया, अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? बेटे तो अच्छे नहीं हैं। उसका डर गलत भी नहीं था। बेटे सचमुच अच्छे नहीं थे। वो इस घर में 1 साल और रहे, आपस में लड़े झगड़े और दूसरे घर में रहने चले गए। साल भर बाद एक और परिवार किराए पर रहने आ गया। बेलन को देखते ही उन्होंने कहा, बूढ़े माली, हमारे साथ कोई चालबाजी मत करना। हम जानते हैं तुम लोग कैसे होते हो। ठीक से नहीं रहोगे तो निकाल दिए जाओगे। बेलन की जिंदगी असहाय होने लगी। इन लोगों को बगीचे का शौक नहीं था। वे फूलों की क्यारियों पर चलते, बच्चे पेड़ों पर चढ़कर कच्चे फल तोड़ते रहते और बगीचे की पगडंडियों पर गड्ढे खोद देते। बेलन को इन्हें मना करने का साहस नहीं होता था। वे उसे बाहर दूसरे काम धंधों पर भेजते, गाय धुलवाते, हुक्म चलाते और बाग का काम कैसे किया जाता है इस पर भाषण देते। उसे अब इस काम से चिढ़ हो गई और वह सोचने लगा कि नौकरी छोड़कर गांव चला जाए। लेकिन यह विचार ही उसके लिए असहाय था। वह अपने पेड़ पौधे के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया। किराएदार चले गए। घर कई वर्षों तक खाली पड़ा रहा। उसमें ताला लगा दिया गया था। कभी कभी मालिक का कोई बेटा आता और बाग में घूम घाम कर चला जाता। फिर उनका आना भी बंद हो गया। वे मकान की चाबी बेलन को ही दे गए। कभी कभी कोई किराएदार आता, मकान खुलवा कर देखता और यह कहकर चला जाता कि यह तो काफ़ी टूट फूट चुका है, दीवालों का प्लास्टर झड़ रहा है, दरवाज़ों और खिड़कियों का रंग रोगन बिल्कुल उतर चुका है, एक आध टुकड़ा ही कहीं कहीं रह गया है, दीमक ने अलमारियां खा डाली हैं। 1 साल बाद दूसरा किराएदार आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ महीने से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रहा। फिर इसके बारे में लोग कहते कि यह मकान तो भुतहा है। मालिकों ने भी देखने के लिए आना बिल्कुल बंद कर दिया। बेलन अब पूरी तरह इसका मालिक हो चुका था। चाबियां उसके पास ही रहती थी। वह बूढ़ा भी हो रहा था। यद्यपि वह काम में लगा रहता। रास्तों पर घास उग आई थी। सामने के बाग में फूलों के पौधों के इर्द गिर्द कांटे की झाड़ियां उग आई थी। फलों के पेड़ जरूर नियम से फलों की बौछार करते रहते, इसलिए मालिकों ने फलों का बाग 3 साल की लीज पर किसी को दे दिया। अब बेलन बहुत वृद्ध हो गया था। उसकी झोपड़ी में छेद हो गए थे
और उनमें नया पुआल भरने की उसमें शक्ति नहीं रही। इसलिए वह उसे छोड़कर मकान के सामने वाले बरामदे में रहने लगा। बरामदा काफ़ी बड़ा था और फर्श पर संगमरमर लगी हुई थी। बूढ़ा यहाँ क्यों नहीं रह सकता था? चूहे चमगादड़ों से तो यहाँ रहने का उसे ज़्यादा अधिकार था। साल में एक आध बार कभी मूड होता तो कमरे खोलकर उनकी सफाई धुलाई करता, फिर उसे यह करना भी छोड़ दिया। इन बातों की चिंता करने के लिए वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। साल गुजरते गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मकान को भूत बंगला कहा जाने लगा और लोग इसके पास फटकने से भी बचने लगे। बेलन को इस स्थिति से कोई शिकायत नहीं थी। उसके लिए यही ठीक था। 3-4 महीने बाद वह अपने बेटे को शहर भेजता कि मालिकों से तनख्वाह ले आए। यह इस प्रकार अनंत काल तक चलता रह सकता था। लेकिन एक दिन एक कार फाटक पर आकर रुकी और उसने हॉर्न बजाया। बेलन चाबियां लेकर वहां पहुंचा। तुम्हारे पास चाबियां हैं? फाटक खोलो। कार के भीतर से किसी का हुक्म आया। बगल में एक छोटा दरवाज़ा है, बेलन ने धीरे से कहा। फाटक खोलो कार के लिए। बेलन भीतर से एक फावड़ा उठाकर लाया और फाटक के आगे पीछे जमी घास फूस और मिट्टी को साफ करने लगा। फिर जंग लगा दरवाज़ा खड़खड़ करता हुआ धीरे धीरे खुलने लगा। उन्होंने सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए और हर हिस्से पर बारीकी से मुआयना करके कहने लगे, तुमने देखा, गुंबद में भी दरारें आ गई हैं, दीवारें भी चटक ही चुकी हैं और कोई उपाय नहीं है। अगर हम चीज़ों को ध्यान से तोड़ें तो कुछ सामग्री को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लकड़ी की चीज़ें भी भीतर से पोली पड़ चुकी हैं। ईश्वर ही जानता है कि किस पागलपन के तहत पुराने लोग ऐसे मकान बनाते थे। फिर उन्होंने बगीचे का दौरा किया और कहा, इस जंगल की तो हर चीज़ साफ करनी होगी, यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। एक लंबे चौड़े आदमी ने बेलन की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ के माली लगते हो, हमें बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री पर 4-6 पेड़ों को छोड़कर बाकी सब पेड़ काटने होंगे। जरा भी जगह बेकार नहीं करनी है। और यह फूलों का बगीचा ठीक है, पर यह पुराने ढंग का है और इसके अलावा सामने का हिस्सा तो बिल्कुल बेकार नहीं किया जा सकता। एक हफ्ते बाद पुराने मालिक का एक बेटा आया और बेलन से बोला, तुम्हें अब गांव वापस जाना होगा। हमने एक कंपनी को घर बेच दिया है, उन्हें बगीचे की ज़रूरत नहीं है। वे फलों के पेड़ भी काट रहे हैं। लीज वाले को वे उसका भुगतान कर देंगे। वे बगीचा और इमारत दोनों खत्म कर देंगे। इस ज़मीन पर वे छोटे छोटे बहुत से मकान बनाएंगे। घास के एक पत्ते के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ ज़बरदस्त काम धाम शुरू हो गया। बहुत से लोग आने जाने लगे और बेलन अपनी झोपड़ी में रहने चला गया। जब थक जाता तो लेटकर सो जाता, बाकी समय बाग में टहलकर अपने लगाए पेड़ पौधों को देखता रहता। उसे 15 दिन का समय दिया गया था। अब हर क्षण उसे कीमती महसूस होता और वह इन पौधों के साथ आखिरी सेकंड तक बना रहता। लेकिन नोटिस दिए जाने के 2 दिन बाद एक दोपहर जब वो झोपड़ी में पड़ा ऊँघ रहा था, अचानक कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनकर जाग उठा। उसके कानों में किसी बहुत सख्त चीज़ पर पड़ती कुल्हाड़ी की खटखट सुनाई देने लगी। वह उठा और बाहर दौड़ा। देखा कि 4 आदमी नीम के चौड़े तने पर कुल्हाड़ियों से चोट कर रहे हैं। रुको, इसे मत काटो। वह जोर से चीखा और डंडा उठाकर काटने वालों को मारने दौड़ा। उन्होंने आसानी से सामने का बार बचा लिया और पूछने लगे, लेकिन बात क्या है? बेलन रोकर कहने लगा, यह मेरा बेटा है, इसे मैंने बोया था, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसे मत काटो। लेकिन यह तो कंपनी का हुक्म है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बात नहीं मानेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा और दूसरे लोग आकर इसे काटेंगे। बेलन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं अपना सामान बांधकर यहाँ से चला जाऊँगा, उसके बाद जो चाहो करना। मज़दूरों ने कुल्हाड़ियाँ रख दी और बैठ गए। बेलन पोटली बांधकर बाहर आया और बोला, तुमने इस बूढ़े पर बड़ी कृपा की है। फिर नीम को देखकर आंसू पोंछा और कहा, भाई, जब तक मैं बहुत दूर न निकल जाऊं, तब तक मत काटना। मजदूर बैठे रहे और बूढ़े को जाते देखते रहे। करीब आधे घंटे बाद काफ़ी दूर से उसकी बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, अभी मत काटो, अभी मुझे सुनाई दे रहा है, मैं ज़रा और दूर निकल जाऊं। धन्यवाद।
आशा है कहानी आप सबको पसंद आई होगी।